So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इस वाले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और इसी वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये निच क्या होती हैं, बायोम्स क्या होता है, टाइगास क्या होते हैं, टुंड्राज क्या होते हैं, और भी जितने जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डेजर्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद मतलब कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेगा ये आपका। मतलब उसके बाद फॉरेस्ट के बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, उसके बाद मतलब कंप्लीट वन शॉट वीडियो ये रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपकी हम अपने चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे पूरी की पूरी कंप्लीट कराएंगे। सो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जितने भी एस्पायरेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम यूपीएससी हो चाहे जेकेएसएसबी के कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आता है, और भी डिफरेंट अपकमिंग एग्जाम 2025 में, वो सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर से लाभ ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहने वाला है वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी डिफरेंट अपकमिंग एग्जाम हैं 2025 और 2026 में। ठीक है जी। सो अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किस में क्लासीफाई हुआ है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये हुआ क्लासीफाई हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम में। अब आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे आपने एमसीक्यू बेस के हिसाब से चलना है या मेंस के बेस पे चलना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। आपके पास कौन सा आता है, नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन सी आ जाएंगी, एक आपके पास आ जाएगा टेरिशियल इकोसिस्टम। याद रखेंगे टेरिशियल में आपके पास फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है, डेजर्ट्स आ जाते हैं। जितने भी जंगलात हैं, जितने भी ग्रीन ग्रासलैंड हैं, चरागाह हैं, पॉस्चर वगैरह हैं, और जितने भी रेगिस्तान या मरुस्थल हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हमारे पास जितना भी है, उसके बाद सलाइन वाटर जितना भी है, मैरीन वाटर जितना भी है, मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, उसके बाद स्प्रिंग्स हो गए, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, बड़े ही इजी वे में इसको देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि जब आपको पूछेंगे नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से हैं, आप एक बता सकते हैं जी टेरिशियल है, और दूसरा बता सकते हैं एक्वेटिक है, और भी काफ़ी सारे हैं नेचुरल में। मतलब ये जो कुदरती बने हुए हैं, फॉरेस्ट कुदरती हैं, उसके बाद ग्रासलैंड कुदरती हैं, डेजर्ट कुदरती हैं। अब एक्वेटिक की बात करेंगे, फ्रेश वाटर कुदरती है, सलाइन नमकीन पानी, खारा पानी, मैरीन वाटर, ये सारे कुदरती हैं। इतनी चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आएगी इकोटोन। तो इकोटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये इकोटोन क्या होता है, अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, या इसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन को ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम कहते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरिशियल इकोसिस्टम। मतलब अब क्या करें, जो भी मैंग्रोव है हमारा, मैंग्रोव आप सब जानते हैं क्या है, मैंग्रोव्स हमारे होते हैं फॉरेस्ट जो दलदली इलाके में होते हैं। मतलब ये दलदली इलाका है हमारा, ये यहाँ पे टेरिशियल है, ज़मीन है, और ये यहाँ पे समुंदर का किनारा है। तो ये मैरीन या कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। तो ये वाला एरिया पानी वाला ये वाला है, और ये हमारा प्लांट वाला है, ये प्लांट वाला है। तो ये जो एरिया होगा, ये जो बीच वाला होगा, मैरीन इकोसिस्टम और टेरिशियल इकोसिस्टम के बीच वाला ये जो हिस्सा रहेगा, इसको हम कहते हैं इकोटोन। सो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम को हम कहते हैं इकोटोन। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इकोटोन की, तो इकोटोन क्या होता है,
इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, ये बिल्कुल नैरो होता है या बहुत ज़्यादा वाइड होता है, डिपेंड करता है इलाके पे। इट हैज़ अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, एडजेसेंट होता है मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक इसके बीच वाला जो इलाका होता है इसको हम कहते हैं इकोटोन। हेंस इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। तो यहाँ पे इस एरिया वाले लोग भी रहेंगे, इस एरिया वाले भी, मतलब मैरीन होगी, यहाँ पे कुछ फिश वगैरह होंगी, यहाँ पे अगर टेरिशियल होगी तो यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, कुछ नेमेटोफोर्स होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे, ये सारे यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो जोन रहेगा ना, ये बड़ा ही एडजेसेंट एरिया में होता है, ये दोनों इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मेंढक की बात करेंगे, यहाँ से ये पानी में भी जाएगी, यहाँ से ये खुशबू में रहेगी, तो इसका ये एक टेंशन जोन होता है। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इट इज अ लीनियर एज इट शो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन of one incoming community and simultaneously decrease in species of other outgoing adjacent communities। अब क्या होता है इसमें, या तो चीज़ें यहाँ की अडॉप्ट कर लेंगी या यहाँ की कर लेंगी। यहाँ की करेंगी तो ये वाली डिक्रीज हो जाएंगी, कंपटीशन दे देंगे तो यहाँ वाली इंक्रीज होंगी तो ये वाली चलेंगी, मतलब अडॉप्टेशन जोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आउट गोइंग और इनकमिंग की बात आएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अ वेल डेवलप्ड इकोटोन contain some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities। मतलब अब यहाँ पे एरिया है, यहाँ की और यहाँ की जो कम्युनिटीज होगी, यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं, उनसे और इनसे ये बिल्कुल अलग थलग होंगे, मतलब इनमें कुछ स्पेशल करैक्टर होंगे जो ना इनमें होंगे ना इनमें होंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास सम टाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज and the population density of the some species is much greater than the zone either communities। अब क्या होता है, या यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी या तो ज़्यादा होगी यहाँ से या तो ज़्यादा होगी यहाँ से। क्यों? अब इसी को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। ये पेपर में पढ़ता है एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट क्या होता है। तो एज इफेक्ट हो गया व्हेन the population density of the species is much greater in this zone than either community। मतलब इस बीच वाले में जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज होंगी, ज़्यादा इंडिविजुअल या स्पीशीज होगी, तो इसको कहते हैं एज इफेक्ट। यहाँ से और यहाँ दोनों से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से इधर वाली भी है और इधर वाली, इनको एक स्पेशल एरिया मिल गया है, तो एक एडजॉइनिंग एरिया मिल गया है, एक ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें, उनको दोनों चीज़ें मिले, मतलब दोहरा लाभ मिल रहा है, यहाँ से भी बेनिफिट ले रहे हैं और यहाँ से भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस एरिया में से, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम भी इधर जुड़ रहा है और यहाँ का भी इधर जुड़ रहा है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ द बर्ड is greater in the mixed habitat of ecotone between forest and desert। अगर हम यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है, अब क्या कह रहा है, बर्ड की जो डेंसिटी होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। अब इस बीच वाले में ज़्यादा होगी, यहाँ पे उसको खाना मिलेगा, यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, मतलब दोनों इकोसिस्टम में दोहरा लाभ मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे जो होती है वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट लेती हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक और कंसेप्ट है, ये वाला इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में निच। तो निच क्या होता है, निच क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल, chemical factor that a species needed to survive, stay healthy and reproduce। मतलब निच होता है एक की प्लेस होता है, एक ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी इंडिविजुअल की जो वहाँ का बायोलॉजिकली, फिजिकली और केमिकली जो फैक्टर होता है वो अडॉप्ट कर लेता है ताकि वो वहाँ पे जिंदा रह पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए और सेहतमंद रहे। अब इसमें होता है निच, इसको इकोलॉजिकल निच भी कहते हैं। आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, इकोलॉजिकल निच। आप मुझे बताएं टर्म जो इकोलॉजिकल निच है वो किसने कॉइन करी है, ये मुझे आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे चलते हैं। नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निच। दो भी जो स्पीशीज होती हैं उसका एक आइडेंटिकल निच नहीं होता। मतलब निच हो गया एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है, चाहे वो फिजिकली उसकी डिस्क्रिप्शन हो, बायोलॉजिकली हो, चाहे केमिकली हो। अब निच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने में, बचाने में, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में
एक बहुत बड़ा रोल, एक बड़ा डायनेमिक रोल प्ले करती है ये नीच, ये वाली ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ नीच। तो टाइप ऑफ नीच हमारे पास क्या है? हैबिटाट नीच क्या होती है? वेयर दे लिव। अगर आपको पूछ लेंगे व्हाट इज हैबिटाट, व्हाट इज हैबिटाट नीच, हैबिटाट नीच क्या होती है, तो आपने ये बताना है वेयर इट लिव, जहां पे भी जो बंदा रह रहा है उसको हैबिटाट नीच कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा फूड नीच। फूड नीच क्या होता है? व्हाट इज ईट, what is eat or decomposer and what species compete with। मतलब फूड नीच क्या होता है? वो क्या खा रही है स्पीशीज, वो क्या डिकम्पोज कर रही है, एंड व्हाट स्पीशीज इज कम्पीट, और मतलब वो किसके साथ कंपटीशन में है। सपोज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैक्सिमम लॉइन है एरिया में और यहाँ पे डियर भी हैं, तो अब क्या करेंगे, जितने भी लॉइन होंगे या टाइगर होंगे वो डियर को खाएंगे। वो डियर इसको compete कर रहे हैं, भाई आपको खाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे फूड नीच के ऊपर, तो एक दूसरे को compete करना है। अब आगे वाला डियर किसी और पे compete कर रहा होगा, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, उनके ऊपर compete कर रहा होगा। नंबर थर्ड आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव नीच। रिप्रोडक्टिव नीच का मतलब होता है हमारा हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, वो कैसे और कहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन देते हैं, बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल नीच। फिजिकल और केमिकल नीच क्या होती है? टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर रिक्वायरमेंट। तो फिजिकल में क्या होता है और केमिकल नीच में क्या होता है? टेम्परेचर देखना पड़ता है, लैंड शेप देखनी पड़ती है, लैंड स्लोप देखनी पड़ती है, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ के एयर मॉइस्चर कंटेंट्स कितना है, वो सारा रिक्वायरमेंट रहते हैं किसी भी नीच को रहने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं नीच की। मतलब जो नीच जहाँ पे फिट होगी वहाँ पे वो क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। जहाँ पे वो फिट नहीं होगी उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, रिप्लेस हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्पीशीज आके उसके ऊपर हावी होके उसको ख़त्म कर देगी। चलें जी, अब हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या? बायोम। बायोम भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सबसे पहले वो हमारी इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, अब बायोम क्या होता है? द टेरिशियल पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर का एक टेरिशियल, एक सॉलिड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं जी लिथोस्फेरिक है या क्रस्ट पार्ट है, इज डिवाइजेबल इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो डिवाइड है, उसको हम बायोम कहते हैं। विच आर करेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट के साथ उसको करेक्टराइज है, कुछ वेजिटेशन के साथ है, एनिमल लाइफ कहाँ कैसी है वहाँ पे, जनरल साइट ऑफ क्या है। सो नो टू बायोम आर अलाइक। दो बायोम मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास डेजर्ट बायोम है और एक हमारे पास फॉरेस्ट बायोम है। तो ये दोनों डिफरेंट है ना, दोनों एक जैसे थोड़ी हैं। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मतलब हर एक इंडिविजुअली अलग अलग अपने करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो, वहाँ की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसा हो। अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। वहाँ का जितना भी टेम्परेचर होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन के बेस पे भी ये दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं किसी भी बायोम की। अब हम सीधा चलते हैं, हमारे पास आता है एक टुंड्रा बायोम। याद रखेंगे टुंड्रा बायोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थर्न मोस्ट रीजन, जितना भी हमारा नॉर्थर्न मोस्ट रीजन होता है, एडजॉइनिंग आइस बॉन्ड पोल, मतलब टुंड्रा की बात पड़ चली है तो जहाँ पे कोल्ड आएगा लफ्ज़, जहाँ पे ठंडा वर्ड यूज़ होगा, तो जहाँ पे पोलर आइस कैप की बात की जाएगी तो हमारा टुंड्रा रीजन वो है नॉर्थर्न मोस्ट रीजन, एडजॉइनिंग एरिया जो कि आइस बॉन्ड पोल के पास आता है। डिवॉइड ऑफ ट्री, वहाँ पे कोई ट्री नहीं रहेगा, कुछ ट्री बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, या थोड़े थोड़े से हैं। कुछ स्टंटेड ग्रोथ, छोटे छोटे हर्ब रहेंगे जो सोथर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन में है या टुंड्रा बायोम में है। ग्राउंड फ्लोरल इंक्लूडिंग, वहाँ पे लाइकन्स होते हैं। लाइकन मैंने बताया कि एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस है, मॉसिस हैं, सेज हैं, ये यहाँ पे रहते हैं। फिर अगर नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ, द टिपिकल एनिमल आर
रेंडियर्स होते हैं वहाँ पे, आर्टिक फॉक्स होता है, पोलर बियर होता है, स्नोई ओल होते हैं, लेमनिंग होते हैं, आर्टिक हेयर कुछ वो खरगोश वगैरह होते हैं। उसके बाद पिटरमिगिन होते हैं, रिप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ये जो होते हैं ये रिप्टाइल और एम्फीबियन यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनको रेंगने के लिए जगह चाहिए, इनको पानी और खुश्की दोनों चाहिए। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा पोलर आइस होती है, पोलर आइस कैप है कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, ये हो गया हमारा टुंड्रा। तो टुंड्रा हमारा पोलर आइस को बॉन्ड होता है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है टाइगा। याद रखेंगे ये टाइगा क्या है। जितना भी हमारा नॉर्दर्न यूरोप है, एशिया है, नॉर्दर्न अमेरिका है, मतलब नॉर्दर्न यूरोप आपको पता लगे ऊपर ऊपर वाला एरिया, जितना भी अमेरिका दिस लंदन वगैरह और ये नीचे वाली चीज़ें आती हैं। उसके बाद एशिया जितना है, नॉर्दर्न की बात करें तो नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर देन टुंड्रा होता है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ठंडा नहीं बल्कि थोड़ा सा उससे कम होता है, मॉडरेट होता है। आल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट। अब टाइगा का सीधा सीधा पूछेंगे टाइगा को और क्या कहते हैं, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रहेगा द डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉर्निफेरस एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस वहाँ पे होते हैं, कुछ पाइन होते हैं, फिर्स होते हैं जी, हमारे पाइन वगैरह नहीं होते, ठीक है जी, ये होते हैं। अब बात करें हम इसके फौना की, जो एनिमल होते हैं, फ्लोरा हो गया जितना भी प्लांट हो गया और फौना जितना एनिमल हो गया। अब यहाँ पे सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं, उसके बाद हॉक होते हैं, फर बियरिंग कर्निवोरस होते हैं, मतलब वो वाले जानवर जिनके ऊपर फर होती है, लिटिल मिंक्स होते हैं, एल्क्स होता है, प्यूमो होता है, उसके बाद साइबेरियन टाइगर है, वुल्वरीन्स है, वुल्व्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे कहाँ पे हैं, बोरियल में हैं। दो चीज़ें समझ ले, टुंड्रा हो गया वो जहाँ पे पोलर आइस कैप है, वहाँ पे लाइकन वगैरह होते हैं, ठंडी सी जगह है, मतलब अगर ये ज़मीन है, ये ज़मीन की बात करें अर्थ है, तो ये पोल में टुंड्रा रीजन है, ये पोल में टुंड्रा रीजन है। नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आइस है, मतलब कोल्ड वाला है, उससे नीचे आ जाता है। अगर हम मानेंगे टाइगा, तो टाइगा जो है वो बोरियल है, फॉरेस्ट है, तो मतलब थोड़ा सा ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, नीचे वाला थोड़ा टेम्परेट होगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा, तो इसको बोरियल भी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे पास कौन सा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कौन सा है, एक्सटेंडेड ओवर सेंट्रल एंड सौदर्न यूरोप। जो हमारा सेंट्रल और सौदर्न यूरोप है वहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका में है, वेस्टर्न चाइना में है, जापान में है, न्यूजीलैंड में, ये सारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला हमारा बायोम है। हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोम, बायोम्स, ये सारे बायोम्स में आते हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस की बात करें, मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर और टेम्परेचर, अबेंडेंट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया। यहाँ पे ये जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया है बहुत ज़्यादा है, याद रखें अर्थ का। उसके बाद द फ्लोरा इंक्लूड, यहाँ के जो प्लांट्स हैं उसमें बीच आता है, ओक आता है, मैपल आता है, चेरी आता है। अगर यहाँ के हम फॉनस की बात करें, यहाँ के एनिमल की बात करें, तो आर फेमिलियर विद जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स, दोज विद हैव द वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विच इज डिवॉइड ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है, वो बात है सीधी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वन के ऊपर। फोर्थ वन आपके स्क्रीन पे रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ में से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब ये हमारी अर्थ है और ये हमारा बीच में इक्वेटर है जिसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो ये जितना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये सारा इक्वेटोरियल रीजन में आता है, विच इज़ बॉन्ड विद द लाइफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। यहाँ पे टेम्परेचर भी है, लाइफ भी है, रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा रहती है इस एरिया में। तभी तो जहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कमेगी, यहाँ से नीचे जाएंगे प्रोडक्टिविटी कम होगी, यहाँ से जब वापस इक्वेटर की तरफ जाएंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ से जब नीचे दोबारा जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है जी,
अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर 7% ऑफ द अर्थ सरफेस। 7% जितना भी अर्थ का सरफेस है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिस्से में आता है। एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब जितने भी 40% प्लांट और एनिमल हैं वो स्पीशीज यहाँ पे रहती है। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल स्टोरी ऑफ ब्रॉड लीव एवरग्रीन ट्री स्पीशीज आर अबेंडेंस, मतलब मल्टी स्टोरी, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, तो मल्टी स्टोरी एवरग्रीन ब्रॉड लीव जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हमने बात की थी टुंड्रा यहाँ पे, टाइगा यहाँ पे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस यहाँ पे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिल्कुल नीचे। उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारे पास कंसेप्ट सवाना। तो सवाना क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ये भी यहीं बीच में पड़ते हैं। सवाना इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका, जो अफ्रीका का है उसको हम आप मान के चल लेंगे। सवाना सारा जो रीजन है वो कहाँ पे आता है, अफ्रीका के रीजन में आता है। ग्रासेस विद स्कैटर ट्री, ग्रास दिखेगा आपको कहीं पे और दूर दूर ट्री दिखेंगे। एंड फायर रेजिस्टेंट थॉर्नी शर्ब्स, जितने भी थॉर्नी प्लांट हैं शर्ब्स हैं यहाँ पे दिखेंगी, कांटेदार वाली। उसके बाद द फौना इंक्लूड द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स एंड ब्रोजर्स सच एज एंटीलोप यहाँ पे हैं, बुफेलोज हैं, जेब्राज हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोसिरोस हैं, एक सींग वाला गेंडा या एक सींग वाला गेंडा क्या के मान से, अगर एक सींग वाले गेंडे की बात करेंगे तो राइनोसिरोस की बात करेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। उसकी अगर मैं बात करूं, इंडिया की अगर बात करता हूं, क्योंकि हमने इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है तो उसके कंटेक्स्ट में ये अलग चीज़ है। अब हमारे पास आ जाएगा ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड की बात करेंगे तो जितना भी नॉर्थ अमेरिका है, मतलब ये आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया साउथ अमेरिका। उसके बाद यूक्रेन वाला कुछ हिस्सा है एटसेट्रा डोमिनेटेड बाय ग्रास, यहाँ पे ग्रास होते हैं जिसको हम प्रेरीज कहते हैं, वो ग्रास के ऊपर पूरा आएगा। अब टेम्परेट कंडीशन विद रादर लोअर रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल बड़ी कम होती है। ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्टेपीज, प्रेरीज, पुस्ताज, मतलब जितने भी ग्रास लैंड होते हैं वो सारे यहाँ पे रिजाइड करते हैं, मैं एक बार आपको वो ग्रासेस सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो चलें थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रासेस ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही पेपर में आपके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनर में सीधा एग्जामिनर पूछेगा कि बताएं एक हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मैं लिखता हूँ DOWNS डोन्स। तो ये डोन्स ग्रास लैंड कहाँ पे हैं, तो आपने बताना है कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो एक होता है पंपास। तो अगर पंपास का पूछेंगे तो आपने बताना है पंपास कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ये पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है हमारे पास सेंटबरी, तीसरे नंबर पे मैं लेता हूँ किसको, CENTEBURY सेंटबरी। तो ये जो सेंटबरीज हैं ये कहाँ पे हैं, तो सेंटसबरी की बात करेंगे तो ये आई थिंक न्यूजीलैंड में है, ये न्यूजीलैंड में ये सारे हैं, ठीक है। ये आपको पता लग गया। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डे टू डे पूछते रहते हैं, ठीक है ना, ये वाले मिस नहीं करने, आपको सारे याद होने चाहिए। अब एक और है हमारे पास, नंबर 4 पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर 4 पे ले ले, एक हमारे पास होता है प्रेरीज, याद रखेंगे क्या है, प्रेरी। तो ये जो प्रेरी है ये कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ अमेरिका में होता है, याद रखें। प्रेरीज को बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका को ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द होम टू द बल्क ऑफ द प्रेरीज, इसको कहा जाता है। तो ये वाला भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे ग्रासेस हैं जो आपको पूछ सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ का आपको पूछेंगे, कौन सी कंट्री में कौन सा है, कौन सी कंट्री में कौन सा नहीं है।
तो ये जितने भी आपको छोटे मोटे हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए कि हाँ जी ये ग्रासेस, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इससे पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पढ़ चुके हैं और होप्सो आने वाले एग्जाम्स में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन क्रक्स रहता है ना इन ग्रासेस का ऊपर, ये और भी बहुत सारे हैं। ये मुझे कुछ दो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये खाली वही है। ठीक है जी, चलें जी अब हम चलते हैं अपने सेवन्थ पार्ट के ऊपर। सेवन्थ पार्ट के ऊपर इंडियाज़ में पॉस्चर कहते हैं। अब हमारे पास आ जाती है डेजर्ट्स। तो डेजर्ट की बात करें, पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं अरेज करूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अरेज करूं, ठीक है जी, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बन जाए, ताकि मैं, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है तो वो बनी रहे साथ में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें जी अब इसको अरेज करते हैं। तो चलते हैं हम आगे वाले पार्ट के ऊपर। डेजर्ट कंटिनेंटल इंटीरियर्स विद वेरी लो एंड स्पोरोडोइक रेनफॉल। स्पोरोडोइक मतलब कभी कभार जो बारिश होती है, विद लो ह्यूमिडिटी, यहाँ की ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, तो ये सारे डेजर्ट आते हैं। तो डेजर्ट को हम रेगिस्तान कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं। द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं यहाँ पे डेजर्ट में, और जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। द फ्लोरा इज़ ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन सच एज, वहाँ पे कैक्टस होते हैं, उसके बाद यूफोर्बियाज होते हैं, सेज ब्रश होता है। अगर फनस की बात करें, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स में हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मेमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, अगर किसकी बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, तो अगर डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। डेजर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा डेजर्ट कहाँ कहाँ है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक में लिखता हूँ यहाँ पे पीरू डेजर्ट। तो पीरू डेजर्ट कहाँ पे होता है, इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट भी इसका नाम बुलाते हैं, ये भी आता है। और ये पूछ लेंगे ये कौन सा डेजर्ट है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। याद रखें कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेंगे डेजर्ट कौन सा है, किस लिए है, कब बना है, क्या है, ये सारा पूछेंगे। एक है हमारे पास नंबर 2 में, यहाँ पे लिखता हूँ मोजावे। याद रखें क्या है, मोजेव या मोजावे, जो भी इसको कहते हैं डेजर्ट। तो ये कहाँ पे है, ये यूएसए में है। ये मरुस्थल कहाँ पे है, यूएसए में है, याद रखें। अब नंबर 3 पे मैं एक और लिख लेता हूँ जो मुझे आते हैं, गोबी डेजर्ट। तो ये तो आप सबको पता है गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये हमारा एशिया में है। कंटिनेंट क्या पूछेंगे तो ये बताना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो गोबी डेजर्ट है ये तो एग्जामिनेशन में तो ये तो इजी सा है, हर एक बच्चे को आता ही रहता है ज़्यादातर ये कुछ। अब लद्दाख का जो डेजर्ट है हमारा, जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में लद्दाख आता है। तो लद्दाख कौन सा डेजर्ट है ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन, तो ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना। सो क्योंकि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाख चेंज हो गया था, लद्दाख इज़ अ रीजन, सो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये अलग सी यूटी बन गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक डेजर्ट है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमारा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, थॉर डेजर्ट है। याद रखें थॉर डेजर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा थॉर डेजर्ट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको डेजर्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब जैसे जैसे मुझे आते हैं याद कुछ और डेजर्ट, इतने सारे डेजर्ट हैं। और ये जो गोबी की बात कर रहे थे, तो ये 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 6th लार्जेस्ट इन द डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, आई थिंक 6 नंबर का ही, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एक डेजर्ट है हमारा रजिस्ट्रेरियन डेजर्ट हमारे पास है, कौन सा, कहाँ पे गया, रजिस्ट्रेन डेजर्ट। तो ये बड़ा ही क्या है जो है, ये रजिस्ट्रेन जो है ये कहाँ पे है, ये हमारा अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है। याद रखें इट इज़ एन एक्सट्रीमली एरिड प्लेट्यू रीजन है ये, तो ये वाला आ सकता है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है।
उसके बाद और कुछ डेजर्ट मेरे माइंड में अगर आ जाएं, कोल्ड डेजर्ट के ऊपर पूछ सकते हैं, कोल्ड कौन से हैं, हॉट कौन से हैं, ठीक है। ये वाले जितने छोटे मोटे डेजर्ट के बारे में आपको चीज़ें हैं ये सारी आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, एक चीज़ आप मेरी सुन लें, अगर हम आर्टिक की बात करेंगे, एक एंटार्क्टिक है, वो वहाँ पे है। सहारा डेजर्ट की बात करें, देखो माइंड से निकल गया, सहारा डेजर्ट जो है, यहाँ पे लिखता हूँ सहारा डेजर्ट कहाँ पे है हमारा, नॉर्थ अफ्रीका में है, याद रखें। उसके बाद अरेबियन डेजर्ट अरेबियन पेनिनसुला में है। उसके बाद पैटागोनियन, एक और याद रखें, पैटागोनियन कहाँ पे है, सो ये जो पैटागोनियन है ये अर्जेंटीना में है, याद रखें। उसके बाद एक हमारे पास है चिहुआन, इसको मुझे प्रोनाउंस करने में बड़ी CHICUHAN कहते हैं या क्या कहते हैं, ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है। ये कहाँ पे है, मैक्सिको में है, MEXICO, मैक्सिको में है, ये याद रखें। उसके बाद तकला मकान, ये चाइना का है, याद रखेंगे क्या, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तकला मकन, ये कहाँ पे है, चाइना में है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नबेबी है, ग्रेट सैंडी है, एक ग्रेट सैंडी है, ये कहाँ पे है, ग्रेट सैंडी बता दें मुझे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जितने भी बायोम थे आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ये इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।